जिंदगी के बहुत मोड़ देखे हैं, मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सारी उम्र इंसान के दिल के किसी कोने में जमकर बैठ जाते हैं। जैसे किसी ने वहां पर पत्थर रख दिया हो। और हमारे पिता एक स्कूल में क्लर्क थे। सैलरी इतनी कम थी कि महीने के आखिरी दिनों में हम सब बहनें समझ जाती थी कि पिताजी के चेहरे पर वही पुरानी थकन उतरने लगी है। लेकिन हमने कभी उनकी जुबान से शिकायत नहीं सुनी थी। पिताजी कहते थे कि मैं तुम सबको पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों से लिखी जाए, किसी और के हाथ से नहीं। ये पिताजी का वादा था जो उन्होंने गरीबी के अंधेरे में भी रोशनी की तरह निभाया था। मैं सबसे बड़ी थी। बचपन से ही मेरे कंधों पर एक अंधे के बोझ की जिम्मेदारी रख दी गई थी। कुछ कहा नहीं गया था, बस वक्त ने खुद ही बता दिया था कि मुझे खुद को मजबूत रखना है ताकि पीछे आने वाली बहनों के रास्ते आसान रहें। जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो पिताजी ने बड़ी खामोशी से मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दिया। उन्होंने कहा कि तुम रोज जाओ, तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पिताजी की आंखों में वो गर्व था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती थी। यूनिवर्सिटी एक नई दुनिया थी, लड़कियां, नया सपना और एक अजीब सी आज़ादी का एहसास होता था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी दीवार खड़ी थी। मैं हर किसी से घुल मिल नहीं पाती थी, खास तौर पर लड़कियों से। मेरे लिए दोस्ती का मतलब बस इतना था कि इंसान की नीयत साफ हो और मेरा दिल बेफिक्र था। शायद यही वजह थी कि नैतिक मेरी जिंदगी में आया। मैं अंदर से हिल गई थी। नैतिक वो पहला इंसान था जिसने मेरी तरफ कुछ कहे बिना बस नज़र उठाकर मेरी खामोशी को महसूस किया था। न उसने ज़बरदस्ती की थी, न कोई बात की थी। बस एक दिन अचानक मेरे पास आकर कहने लगा कि ज्योति, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं कह पाई थी। उसने कुछ लम्हों बाद कहा कि बस दोस्ती, अगर तुम्हारा दिल नहीं माने तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैंने साफ इनकार कर दिया था। मेरी आवाज़ रुकी हुई थी, मगर शब्द बिल्कुल साफ थे कि मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मेरे पिताजी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया है। मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। नैतिक ने जोर नहीं दिया, बहस नहीं की, बस हल्का सा मुस्कुराकर पीछे हट गया। उसका ये अंदाज कुछ और ही कहानी कह रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज़ को दबाया था। मेरे दिमाग में हर तरफ एक बात गूंज रही थी, अगर मैं कोई भी गलत कदम उठाती हूँ तो मेरी दो छोटी बहनों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। वक्त गुजरता रहा। यूनिवर्सिटी का माहौल, पढ़ाई और वही मामूली सी खामोशी जो मेरे और नैतिक के बीच में थी, वो भी बात नहीं करता था, लेकिन अक्सर राह चलते नज़र ज़रूर पड़ती थी। मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बात पैदा होने लगा था जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। कई महीने गुजर गए, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई और जैसे ही मैंने यूनिवर्सिटी को अलविदा कहा, नैतिक का रिश्ता मेरे घर आया। पिताजी ने मेरी मर्जी पूछी और मैं राजी हो गई थी। उस दिन के बाद मेरे घर का माहौल कुछ बदला बदला सा था। मेरी छोटी बहनें सारा दिन मेरे साथ लगी रहती थी। नैतिक के घर से मामूली सी बातचीत शुरू हुई थी तो पता चला कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा रस्म रिवाज होते हैं। माँ ने दबे शब्दों में कहा कि हमारे पास देने को कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इज्जत है और आशीर्वाद है। मैंने सुना कि ये सुनकर मेरी सास ने अपना मुंह बना लिया था, लेकिन नैतिक ने बात संभाल ली थी। रिश्ता तय हो गया था, शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी और पिताजी ने कमरे में आकर मेरे सामने बैठते हुए कहा था कि ज्योति, मेरी बेटी, मेरे पास देने को शायद सामान न हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने भरोसे और आशीर्वाद के साथ विदा करूंगा। मैंने सर झुका लिया था। शादी की तैयारी पूरी हो गई थी। एक दिन हम सब बैठे थे, शादी के कार्ड पर नाम लिख रहे थे कि मेरी छोटी बहन सोनिया कहने लगी कि दीदी, आप चली जाओगी तो हम सबको कौन होमवर्क करवाएगा। मैंने हंसते हुए कहा कि फ़ोन पर करवा दूंगी। वो हंसने लगी, लेकिन आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे दिल में खुशी भी थी और एक अजीब सी बेचैनी भी थी कि ना जाने नैतिक का घर कैसा होगा, वो जैसा दिखता है वैसा भी है या नहीं। लेकिन मैंने दिल को तसल्ली दी थी कि ज्योति, जिसने अभी तक तुम्हारी इज्जत रखी वो आगे भी निभाएगा। शादी वाले दिन पिताजी सारा दिन खामोश रहे थे। जब शादी हो गई तो पिताजी ने मुझे गले से लगाकर कहा कि तुम मेरा गर्व हो और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी बहनें और माँ बहुत रो रही थी। मेरी बहनों ने कहा कि दीदी, हमसे मिलने के लिए आती रहना। मैं कुछ नहीं बोल पाई थी, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था। नैतिक के घर में दाखिल हुई तो घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था। अंदर दाखिल होते ही सास ने एक नज़र मुझ पर डाली और सिर्फ इतना कहा कि चलो सीधी किचन की तरफ जाओ, मेहमानों के लिए चाय बना दो। शादी की थकान, सारा दिन की भागदौड़ और अभी मैं ठीक से पहुंची भी नहीं थी कि मुझे पहले हुक्म सुना दिया गया था।
नई नवेली दुल्हन को शादी की पहली रात ही किचन में भेज दिया गया था। मैं चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। नैतिक किचन में आया और धीरे से कहने लगे कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सास ने उन्हें फौरन टोक दिया और कहने लगे, अभी से ही इतना सर पर चढ़ा रहे हो। मैंने नैतिक की तरफ देखा। उन्होंने नजरों से कहा कि समझ जाओ, अभी कुछ कहने का टाइम नहीं है। अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो सास दरवाजे पर खड़ी हुई थी। कहने लगी कि जल्दी उठो, तुम्हारी नंदी नाश्ता करने आएंगी। सबकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखो। मैंने सादगी से सर हिला दिया था, जैसे मैं बरसों से ये सब करती आई हूँ। मेरी 5 नंदे थी, 3 शादीशुदा थी और 2 कुंवारी थी। सबका अपना अंदाज, अपनी जुबान और अपनी मर्जी थी। शुरू शुरू में मैं बस उनके बीच में खामोशी से बैठी रहती थी। जब कोई कुछ कहता तो बस मुस्कुरा देती थी। नैतिक उनके बीच कम बोलता था, लेकिन जब रात को हम दोनों छत पर जाते थे तब मुझे कहता था कि कभी कभी लगा करता है कि जैसे ये मेरा भी घर नहीं है, बस एक कमरा है जहां मैं रहता हूँ। मैंने धीरे से पूछा, फिर भी सब कुछ सह लेते हो? उसने सर झुकाकर कहा, जब से तुम आ गई हो तो लगता है कि सब कुछ बदल सकता है। शादी के बाद पहली बार मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा कि कैसी हो ज्योति, कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? मैंने कहा, नहीं माँ, यहाँ पर सब ठीक है। हालांकि ठीक कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल यही कहता था कि पिताजी को किसी परेशानी के बारे में पता ना चले। एक दिन मैंने तैयार होते हुए ड्रेसिंग की दराज खोली। एक छोटा सा हार रखा हुआ था, साथ में एक पर्ची भी थी। उस पर लिखा हुआ था कि ये तुम्हारे लिए है, उस हंसी के लिए जो इस घर में कम होती जा रही है। मेरे होठों पर पहली बार मुस्कुराहट आ गई थी। घर में सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी। अभी सूरज ढंग से निकला भी नहीं होता था कि सास की आवाज सुनाई दी जाती थी, ज्योति उठो, सफाई का टाइम हो गया। आवाज में वही शक्ति थी जैसे हर दिन एक नई परीक्षा हो। मैं बेड की चादर ठीक कर रही थी, तेजी से उठी और चप्पल पहनकर किचन में जाकर पानी गर्म करने लगी। नाश्ता बनाया, बर्तन धोना, सबकी पसंद के हिसाब से चाय तैयार करना, ये सब अब रोज का रूटीन बन चुका था। एक दिन नंदों में से सबसे छोटी वाली नंद संजना कहने लगी, भाभी, पराठे ठीक नहीं बने हैं, कच्चे हो रहे हैं। मैंने नरमी से कहा कि अगली बार ध्यान रखूंगी। उसने हंसते हुए कहा, हाँ ध्यान रखना, वरना अगली बार बहुत जल्द आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस पर वहां पर मौजूद सब हंसने लगे थे। मैं खामोशी से प्लेट में पराठे बदलने चली गई थी। मुझे सिखाया ही यही गया था कि बात को बढ़ाना नहीं, बात को सहना है। लेकिन ये हंसी, ये शब्द नॉर्मल नहीं होते थे। कभी मेरी सास कहती, हमारे टाइम की बहुएं पहले ही रात के घर के काम संभाल लेती थी, तुम तो अभी तक सीखने के मूड में हो। कभी कोई नंद कह देती कि मम्मी ने कहा था कि दहेज नहीं लाई, कम से कम सलीका तो हो। मैं कुछ नहीं कहती थी, बस दिन भर खामोशी से काम करती रहती थी और शाम में इंतजार करती थी कि नैतिक आ जाए। वो घर में दाखिल होते थे तो लगता था जैसे कुछ लम्हों के लिए हवा बदल गई हो। वो सीधा मेरे पास आकर पूछते थे, क्या बनाया है आज? आज थक गई होगी। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया करती थी और वो फौरन समझ जाते थे। एक दिन सब्जी वाले की आवाज आई। मैं पैसे लेकर बाहर गई, वापस आई तो मेरी बड़ी नंद हर्षिता मेरी अलमारी में कुछ देख रही थी। मैं रुक गई और कहा कि दीदी, आपको कुछ चाहिए क्या? कहने लगी कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी कि कुछ नया लाई हो क्या। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपको जो चाहिए हो मुझसे कह देना। वो कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप कमरे से निकल गई। ऐसे छोटे छोटे हादसे अब रोज होते थे। कभी मेरी चीजें गायब होती थी, कभी किसी ने बर्तन छुपा दिए होते थे, कभी कोई जबरदस्ती मेरे कमरे में आकर बैठ जाती थी। सास को शिकायत होती कि ये कमरा तो मेरा था, शादी के बाद तुमने पूरे तरीके से हथिया लिया है। एक दिन मैं नैतिक को बताते हुए कहने लगी कि कभी कभी लगता है जैसे मैं यहाँ एक किराएदार हूँ जो हर दिन की कीमत अदा करती है। नैतिक ने सीरियस होकर कहा कि ज्योति, तुम घरवाली हो, किराएदार नहीं। मुझे पता है सब कुछ, लेकिन अभी खामोशी बेहतर है। मैं जानती थी कि नैतिक की ये खामोशी बेहतर है। खुद उनके अंदर भी बेबसी की निशानियां हैं। वो अपने घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन वो मेरे साथ बैठते थे, मुझे सुनते थे और यही मेरे दिल को कुछ न कुछ सुकून दे जाता था। एक दिन शाम को नंद ने बाहर जाने का प्लान बनाया। सब तैयार हो रही थी। सास ने मुझे किचन में बुलाया और कहने लगी कि आज तुम खाने की सारी तैयारी करो, बेटियां बाहर जा रही हैं। मैंने कहा, मैं भी चली जाऊं? तो उन्होंने बात काटकर कहा कि तुम अभी नई बहू हो, ये लड़कियों वाली आज़ादी तुम्हारे लिए नहीं। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। रात के खाने के बाद नैतिक ने पूछा, तुम क्यों नहीं गई? मैंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे घर की देखभाल करनी थी ना। उस रात नैतिक मेरे लिए बिस्कुट और चाय लेकर आए।
और कहने लगे चलो थोड़ी देर छत पर चलते हैं। मैं उनके साथ गई। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ मेरे घर का माहौल तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी ये बात मेरे लिए घर के माहौल से उम्मीद के किरण जैसे बन जाते थे। मैं जानती थी कि ये किरण बहुत कमजोर है, लेकिन अंधेरे में रोशनी के लिए काफी होती है। एक दिन सुबह कुछ अजीब सी थी, शरीर में थकन सी थी जो नींद से भी खत्म नहीं हो रही थी। खाने का दिल नहीं कर रहा था और चाय की खुशबू तक मुझे बोझ लग रही थी। मैं कमरे में बैठे बैठे खुद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उलझन बढ़ती जा रही थी। सास ने आवाज दी, ज्योति, खाने में नमक डालना भी आता है, यह सब यहीं आकर सीखना है। मैंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। धीरे धीरे चलती हुई किचन में पहुंची और गैस बंद करके वापस आ गई। दिल घबरा रहा था। शाम को नैतिक ने आते ही पूछा कि आज बहुत खामोश लग रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा पता नहीं, शायद थकन है। अगले दिन मैंने अस्पताल जाने की परमिशन ली। सास ने तेवर चढ़ाते हुए कहा कि हर 2 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्या? अभी तो नई नई शादी हुई है, क्या बीमारी ले आई हो अपने मायके से? मैं खामोश रही। नैतिक ने मुझे अस्पताल ले जाने का वादा किया और दोपहर को हम वहां पहुंचे। डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट्स देखी, फिर मुस्कुराकर कहने लगी कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हो। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, लेकिन खुशी का हल्का हल्का एहसास भी था। नैतिक ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुमने आज मेरी जिंदगी बदल दी है। वापसी पर वो रास्ते भर चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। घर पहुंचकर सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गए और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगे कि माँ, ज्योति माँ बनने वाली है। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर सास ने गर्दन उठाकर कहा कि देख लेना, अगर बेटा हुआ तो ठीक है, वरना लड़की पैदा हुई तो समझ लेना ये खुशी लंबी नहीं चलेगी। ये शब्द मैंने अपने कानों से सुने, लेकिन जैसे शब्द जमीन पर नहीं दिल पर गिर रहे हों। नैतिक खामोश रहे, कुछ नहीं बोले, बस मेरे पास आए और कहने लगे कि माँ की अपनी सोच है, तुम दिल पर मत लो। अगले हफ्ते एक औरत आई। एक बोतल पानी उसने मेरी सास को दिया था। मेरी सास ने वो पानी मुझे जबरदस्ती पिला दिया। वो औरत वो पानी किसी तांत्रिक बाबा से लेकर आई थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी। उस दिन के बाद मेरा कमरा रोज ताबीजों